नमस्कार मित्रांनो, मराठी व्याकरण अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण एन्व्हायरमेंटल स्टडीज CTET पेपर 1 म्हणजेच पर्यावरण अध्ययन हा पेपर बघणार आहोत. तर यामध्ये एकूण 30 प्रश्न असतात. त्यामध्ये 15 हे विषयाशी निगडीत असतात, विषयवस्तूवर निगडीत असतात आणि राहिलेले जे काही 15 प्रश्न आहेत तर ते अध्यापनशास्त्राशी संबंधित असतात. तर ते अध्यापनशास्त्राशी संबंधित 15 प्रश्न आपण आज बघणार आहोत. तरी तुम्ही चॅनलला जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करा. त्याचप्रकारे व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा पहिला प्रश्न आहे, जो प्रश्न आहे की अध्यापनशास्त्रावर म्हणजे पर्यावरण अध्ययन आणि अध्यापनशास्त्र याचा काय संबंध किंवा कशा प्रकारचे प्रश्न असतात ते आपण बघणार आहोत. पहला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने से सबसे उपयुक्त रणनीती है. म्हणजे मुलांना त्या ठिकाणी झाडांचं संरक्षण कसं करता येईल याविषयी जर जागृती करायची असेल किंवा झाडांच्या विषयी त्यांना संवेदनशील बनवायचं असेल तर कोणती रणनीती किंवा कोणत्या प्रकारचे त्या ठिकाणी उपक्रम राबवल्या जाईल. तर पहिला ऑप्शन आहे कक्षा में बहस आयोजित करना. बहस म्हणजे त्या ठिकाणी वादविवाद, त्यालाच आपण डिबेट असे म्हणतो. तर क्लासमध्ये जर डिबेट आयोजित केलं तर. दुसरा पर्याय आहे समूह चर्चा म्हणजेच ग्रुप डिस्कशन म्हणतो आपण त्याला. तिसरा आहे पोस्टर बनाना और चौथा है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना. तर या ठिकाणी 4 ऑप्शन या ठिकाणी आपल्या समोर दिलेले आहे. तर यातील सगळ्यात योग्य ऑप्शन आहे पर्याय क्रमांक 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना. बहुतेक शाळेने हा उपक्रम त्या ठिकाणी राबवलेला आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचं एक झाड त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि त्याला पाणी घालणे किंवा त्याचा सांभाळ करणे हा उपक्रम त्या ठिकाणी बहुतेक शाळेमध्ये त्या ठिकाणी राबवल्या जातो. तर हाच उपक्रम त्या ठिकाणी योग्य आहे किंवा अतिशय उपयुक्त आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्याला त्या झाडाचे संरक्षण कशा प्रकारे करता येईल याची जाणीव होईल. कारण प्रश्नामध्ये आपल्याला विचारलेलं आहे पेड़ों के संरक्षण के लिए. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है. अगला प्रश्न है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे. पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया है. इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है. प्रासंगिक नहीं है तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है. एक बीमारियों का समूह में एक सर्वेक्षण म्हणजे एक ग्रुपमधून त्यांना सर्वे करायचा आहे. एका अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है जिनसे वो उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं. तो इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन है. इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया. इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली. इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया. और इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है. तो यहाँ पर आंसर या सही उत्तर यहाँ पर जाता है पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी योग्य राहील. कारण इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीडित थे. तर हा पर्याय त्या ठिकाणी प्रासंगिक नसणार आहे. हा त्याचा मूळ हेतू नसणार आहे. पर्याय क्रमांक 4. बाकीचे जे आहे तर ते विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी सक्षम बनवण्याचं कार्य होत आहे डेटा हँडलिंग आणि समजण्यासाठी. त्याचप्रकारे वास्तविक जीवनाशी रिलेटेड किंवा संबंधित त्यांना माहिती मिळते आणि समुदाय ग्रुपसोबत बोलण्याचा किंवा त्या ठिकाणी संवाद साधण्याचा देखील ऑप्शन आहे, परंतु चौथं त्या ठिकाणी नाही. म्हणून पर्याय क्रमांक 4 हा या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए. प्रश्न थोड़ा सा मोटा है. आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा. बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए. उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलू पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा
के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोन कौन सा आहे? मग या ठिकाणी जी काही दुर्घटना घडत असतात तर त्याविषयी सावधानी कशा प्रकारे आपण ठेवली पाहिजे किंवा सावधानता कशा प्रकारे आपण पाळली पाहिजे याविषयी देखील सूचना असतात. तर मग यामध्ये त्या प्रियाने कशा प्रकारे त्या ठिकाणी मुलांना त्याविषयी माहिती दिली. मग ती रोड सुरक्षा, रोड सेफ्टी असेल किंवा बिजली के झटके पर म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी असेल तर याविषयी कशा प्रकारे माहिती दिली. तर संज्ञानात्मक दृष्टिकोन, अनुभवात्मक दृष्टिकोन, अधिगम दृष्टिकोन, अन्वेषण दृष्टिकोन और मानववादी दृष्टिकोन. मग तिने या प्रकारे चारमधून कोणता पर्याय त्या ठिकाणी चार पर्यायापैकी कोणता पर्याय त्या ठिकाणी अवलंब केला. तर याचं योग्य उत्तर आहे अन्वेषण दृष्टिकोन. तर याला अन्वेषण दृष्टिकोन असे म्हणतात. पुढचा प्रश्न आहे, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगमन संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है. बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है. यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है. कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है. तर या ठिकाणी चार पर्याय आपल्याला जवळ दिलेले आहे. मग समुदाय म्हणजेच काय, तर ग्रुप, एक समूह. महत्त्वाचं शिक्षण या समूहामधून आपल्याला भेटतं किंवा अध्ययनाचं महत्त्वाचं हे साधन आहे. याचं कारण काय, तर याचं कारण आहे की पर्याय क्रमांक 3, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है. यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है. म्हणून हा पर्याय या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, EVS म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल सायन्स किंवा इन्वायरमेंटल स्टडी शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है. EVS शिक्षण अधिगम और कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का तथा इसे समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है. तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोन तथा पाठ्यचर्या से बाहर जाना. चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं. मग यामध्ये आपल्याला सांगितलेले आहे की फक्त पुस्तकामध्ये दिलेली माहिती जी काय आहे तर तीच आपण जर फक्त वाचली, परंतु त्यामध्ये प्रॅक्टिकल हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणून पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाणं म्हणजे पाठ्यपुस्तकाच्या व्यतिरिक्त देखील बाहेरचं जे काही वास्तविक किंवा जे आपण नॉलेज शाळेमध्ये घेत असतो, जे काही आपला परिसर अभ्यास आहे तो घेऊन आपण सभोवताली नेमकं काय घडतं यावर देखील आपण विचार केला पाहिजे किंवा त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. म्हणून पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना हा ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, कक्षा तीसरी के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है. आप इस बारे में क्या सोचते हैं. या ठिकाणी त्या मुलाला त्या रमाने सिखाया कि कक्षा तीसरी के छात्रों को रमाने सिखाया कि एकल परिवार और विस्तारित परिवार. मग त्याला आपण संयुक्त कुटुंब किंवा एकल परिवार असं आपण त्याला म्हणतो. संयुक्त कुटुंब म्हणजेच काय, तर ग्रुप, सर्व जे काही आहे आजी आजोबा असेल किंवा इतर नातेवाईक ते एकत्र राहणे. पहला ऑप्शन है परिवार की परिभाषा गलत है. रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है. शिक्षण अधिगम दृष्टिकोन समावेशी नहीं है. परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए. चार ऑप्शन है यहाँ पर और इसका सही उत्तर है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोन समावेशी नहीं है. पर्याय क्रमांक 3 या ठिकाणी योग्य आहे. शिक्षण अधिगम जे काही आहे तर ते दृष्टिकोन जो आहे तो समावेशी नाही. पुढचा प्रश्न आहे, निम्नलिखित में से कौन सी EVS कक्षा में गतिविधि है और गतिविधियाँ हैं. तो चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, शामपट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी. तर खालीलपैकी कोणती त्या ठिकाणी गतिविधी म्हणजेच काय तर उपक्रम आहे. कशाचा संबंधित, तर परिसर अभ्यासाच्या संबंधित कोणता उपक्रम आहे. चित्र वाचणे म्हणजे चित्रामध्ये जे काही दिलेले आहे ते व्यक्त करणे. दुसरा आहे फील्ड भ्रमण म्हणजे आपण एखाद्या स्थळाला भेट देणे.
दुसरा आहे श्यामपट्टका प्रयोग, म्हणजेच काय तर आपला जो काही बोर्ड असतो त्याचा वापर. आणि चौथा आहे उपयुक्त सवयी, म्हणजे यातील सर्व. तर याचा योग्य पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4 उपयुक्त सवयी, म्हणजे हे चारही त्या ठिकाणी EVS शिकवण्यासाठी किंवा त्याचे उपक्रमासाठी योग्य आहे. उदाहरणार्थ जर घेतलं तर प्रदूषणाचं एखादं चित्र असेल, त्यावर विद्यार्थ्याला जर बोलायचं सांगितलं किंवा लिहिण्याचं सांगितलं तर तो प्रदूषणाविषयी ते चित्र बघून लिहू शकेल, जो आपल्या परिसर अभ्यासाशी संबंधित मुद्दा आहे. दुसरा आहे फील्ड भ्रमण. एखाद्या कारखान्याला जर भेट द्यायची असेल तर तेथे चालणारी जे काही वर्क प्रोसेस आहे किंवा कशा प्रकारे तिथं काम केलं जातं, कशी प्रक्रिया त्या एखाद्या उत्पादनावर केली जाते त्याविषयी माहिती मिळते, तो देखील परिसर अभ्यासाचाच एक भाग आहे. पुढचा आहे श्यामपट्टक उपयोग. आपण त्या ठिकाणी बोर्डवर काही माहिती त्या ठिकाणी देऊ शकतो, म्हणजे हे देखील योग्य आहे. म्हणून उपयुक्त सवयी हा पर्याय या ठिकाणी योग्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत और उपयुक्त सभी. तर हा प्रश्न देखील यापूर्वी आपण बघितलं तसाच प्रश्न आहे. पर्यावरण अध्ययन जो अभ्यासक्रम आहे, जो पाठ्यक्रम आहे, तो बच्चों की समग्र म्हणजे सर्व शिक्षा का कारण बन सकता है. मग तो एकीकृत असल्या कारणाने पण होईल, समावेशी पण आणि विषयगत पण. म्हणून हे तिन्ही ऑप्शन या ठिकाणी योग्य आहे. म्हणून ऑप्शन क्रमांक 4 या ठिकाणी आपलं उत्तर आहे उपयुक्त सभी. पुढचा प्रश्न आहे EVS पाठ्यपुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चों इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इसका सही ऑप्शन है पर्याय क्रमांक 3, कि सपेरों को सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करके, तो उनका एक पर्यायी कुछ विकल्प जो है तो वैसा उन्हें प्रदान करें ताकि वह सांपों को न पकड़े तथा एक सांपों को जो खेल होता है तो वो न करें, और उनको जो आजीविका यदि सांप यही एक साधन है तो उसके प्रति विकल्प के बारे में हम सोचें. इसलिए पर्याय क्रमांक 3 यहाँ पर सही है. अगला प्रश्न है विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यहाँ पर पर्याय है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है. यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं. यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है. तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है पर्याय नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है. यह EVS शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण और अधिगम का अवसर है. अगला प्रश्न देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, EVS पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत और EVS पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत. तो यहाँ पर बोझ के बिना सीखना क्या कहलाता है यहाँ पर पूछा है. तर या प्रश्नाचं योग्य उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत. म्हणजे ज्या अनावश्यक ज्या गोष्टी आहेत त्या टाळणे, इसे अबोध का भार वापर कहा जाता है. पुढचा प्रश्न आहे EVS कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? EVS म्हणजेच जे काही पर्यावरण अध्ययन आहे तर ते ग्रुपमध्ये का शिकण्याची का आवश्यकता आहे किंवा त्याचा उद्देश्य काय आहे? पहला ऑप्शन है लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं. दूसरा है कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग अलग करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना. सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना. और चौथा है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही ऑप्शन या सही उत्तर है पर्याय नंबर 3, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से
भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर्याय नंबर 3। अगला प्रश्न है बाला BALA का पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पर आपको जो फुल फॉर्म है वो पूछा है, लेकिन वो इंग्लिश में, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इंग्लिश भाषा का वहाँ पर सहारा ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फुल फॉर्म हिंदी में बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ शब्द आपको मतलब समझ में नहीं आते हैं, इसलिए इंग्लिश जो, क्योंकि दोनों भाषा में यहाँ पर हमारा पेपर होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म अ बाला BALA। तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेली एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड और ब्रेली एडेड लर्निंग असेसमेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। तो इसी को कहा जाता है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तर परिसर अभ्यास म्हणजे आपण फक्त पुस्तकातूनच सगळ्या गोष्टी शिकू असं नाही, तर आपल्या सभोवताली जे काही होणारे बदल असतील किंवा सभोवताली घडणारे ज्या काही घटना असतात यामधून आपण परिसर अभ्यास, त्याला नावच परिसर अभ्यास का दिलेला आहे, तर त्यामधून आपण शिकत असतो। मग याचं नेमकं उद्देश काय होता, तर बाला ही जे जो काही प्रकल्प आहे, जो काही उपक्रम आहे, तर यामधून शाळेच्या भिंती रंगवण्याचं किंवा शाळेच्या सभोवतालचा जो काही परिसर आहे त्यामध्ये अशा प्रकारचे काही चित्र त्या ठिकाणी रंगवणे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्यातून देखील ज्ञान किंवा आपल्या परिसराविषयी माहिती मिळते। त्यालाच बाला हा उपक्रम त्या ठिकाणी आयोजन केला आहे आणि त्याचं फुल फॉर्म आहे बिल्डिंग ॲज लर्निंग एड, त्यालाच हिंदीमध्ये अधिगम सहाय्यक के रूप में बिल्डिंग अशा प्रकारे त्या ठिकाणी म्हटल्या जातं। पुढचा प्रश्न बघूया, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक, स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तर या ठिकाणी विचारलेलं आहे की वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, यासाठी आपण अल्टरनेटिव्ह फ्रेमवर्क्स असं सुद्धा त्याला शब्द वापरला जातो। तर मग यासाठी कोणता पर्याय योग्य आहे, तर आहे पर्याय क्रमांक 2, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है विचार जो अवधारणा के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। या व्हिडिओचा शेवटचा प्रश्न आहे, काही मुलांचे त्या ठिकाणी मागणी होती की परिसर अभ्यास या विषयावर तुम्ही व्हिडिओ बनवा, त्यामुळे हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर कमेंटमध्ये नक्की कळवा, जेणेकरून दुसरा व्हिडिओ किंवा या पेपरचे जे काही 15 प्रश्न राहिलेले आहेत ते देखील आपण घेणार आहोत। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा। महिलाएं, शेवटचा प्रश्न बघूया आपण आता, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क या फिर डैश दी गई है। पहला ऑप्शन है मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है या अंधविश्वास है। तो इसका सही उत्तर है एक मिथक है, यहाँ पर हम कहेंगे इसे। तो यहाँ पर जो 15 प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर 15 प्रश्न जो थे वो ले लिए हैं, त्याला मिथक असं म्हणून। तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, जेणेकरून येणारे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। थँक्यू।